हेलो बच्चों, ये क्लास 9 की चैप्टर 5 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के बारे में हालांकि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती क्या है। आप जानते हो कि हमारा जो बॉडी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो उसकी सबसे फंडामेंटल यूनिट जो है वो सेल्स कहलाती है। आज हम लोग सेल्स के बारे में ही पूरी डिटेल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि सबसे पहले सेल्स को डिस्कवर किसने किया, सेल्स के कितने क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, और प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। माइक्रोस्कोप्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ में हम लोग अपने बॉडी में पाए जाने वाले सिंगल सेल्स, लार्जेस्ट सेल्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, बैक्टीरियल सेल्स के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और बड़े ही ध्यान से, आप लोग बहुत छोटे बच्चे नहीं रहे, क्लास 9 के बच्चे हो चुके हो, तो हम लोग ध्यान से समझना है बातों को। चलिए लेट्स स्टार्ट। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of a many little compartment. एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। वो कॉर्क, आप समझते हो कि जो कॉर्क किसको कहते हैं, जो किसी ट्री के जो बाहरी लेयर होती है जो हार्ड सी ब्राउन कलर की हो जाती है, रेड लेयर, उसे कॉर्क कहते हैं। उससे ही जो कि उन्होंने एक अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप के द्वारा, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने उसे देखने की कोशिश की। तो उन्होंने देखा कि जैसे हनी कॉम्ब के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें ना, तो छोटा छोटा उसमें लिटिल कंपार्टमेंट नज़र आता है, तो वैसा ही कुछ टाइप का स्ट्रक्चर उस कॉर्क में भी उन्हें नज़र आया। कॉर्क होता क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, एक ऐसा सबस्टांसेस है जो कि किसी भी ट्री का बार्क होता है। बार्क मतलब ऊपरी लेयर। और ये जो डिस्कवरी है 1665 में की गई थी। उन्होंने ये डिस्कवरी खुद के ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप से की थी। और इन्होंने, रॉबर्ट हुक साहब ने, इसे बॉक्स सेल्स के नाम दिया, या फिर हम कह सकते हैं लैटिन वर्ड में इसका नाम लिटिल रूम रखा गया। देखते हैं। ये एक छोटी मोटी बात नहीं थी। हिस्ट्री में, हमारे साइंस में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, बहुत बड़ी डिस्कवरी मानी जाती थी। और बच्चों, साथ ही साथ मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग जब ये चैप्टर पढ़ रहे हो, जो मेन पॉइंट्स है, साथ ही साथ अंडरलाइन लगाते चल जाओ। अगर आप प्रॉपर वे में यहीं पर अंडरलाइन लगाते हो तो अलग से नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और आप इसी को अगर आप बार बार रीड करोगे तो आपके चैप्टर अपने आप रेडी हो जाएगी। चलो हम लोग देखते हैं। फिलहाल आप रॉबर्ट हुक के नाम पे, कॉर्क पे उन्होंने काम किया था, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, और 1665 पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और उन्होंने ये बॉक्स सेल्स का नाम दिया, जिसे हम लोग लिटिल रूम के नाम से जानते हैं, लैटिन वर्ड। इन पे आप अंडरलाइन लगा सकते हो। ये पहली बार था किसी ने सेल्स को सेपरेटली डिस्कवर किया था, मतलब उसके बारे में स्टडी की थी। और इसी समय से सेल्स के बारे में स्टडी बायोलॉजी में स्टार्ट हो गया था कि सेल्स एक यूनिट है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं और हमें क्या क्या इसके बारे में जानकारी मिलती है। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म बना किस चीज़ का होता है। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन ऑनियन बल्ब। विद द हेल्प ऑफ द पेयर ऑफ द फोरशेप वी कैन peel off the skin called the epidermis from the concave, and from the concave slight inner layer of the onion. This layer can be put immediately into the watch glass containing the water. देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एक ऑनियन लेना है जिसको फोरशेप एक चूटे की तरह स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मम्मी आपकी रोटी चूटे से बनाती है ना, पलटती है, उसी तरह फोरशेप भी उसी तरह छोटी सी स्ट्रक्चर होती है। उसके स्किन को आप जब आप निकालने की कोशिश, बिल्कुल पतला ट्रांसपेरेंट सा एक लेयर निकल रहा है, उसको आप एक
चाहें तो कॉनकेव टाइप के, जब जैसे आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा ही है। कॉनकेव मतलब चम्मच को सीधी तरफ देखा जाए तो वो कॉनकेव स्ट्रक्चर होती है, वहीं से वो पतली सी लेयर ऑनियन से आपके निकल जाएगी। उसको हम लोग तुरंत वॉच ग्लास में रखेंगे जिसमें पानी भरी हुई रहेगी, जिससे क्या होगा कि वो आपका जो ओनियन का जो पिल है जो आपने निकाला है वो तुरंत सूख नहीं, क्योंकि आप मॉइस्चर वेदर में कैसा है डिपेंड करता है। अगर हवा चल रही है तो वो चूँकि बहुत ही थिन लेयर होता है तुरंत सूख ना जाए, इसके लिए आप इसको वॉच ग्लास में पानी डालकर ही रखेंगे। अब आपको क्या करना है कि एक ग्लास की स्लाइड लेनी है तो, और उसके ऊपर ये ऑनियन की पिल रखनी है, ठीक है, और थोड़ी सी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर भी आप उसको उस पर रख देना है। उसके ऊपर कवर स्लिप आपको लगा देनी है। धीरे धीरे आप इस चीज़ को आप किसी भी पेंट ब्रश की हेल्प से भी आप कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब आप सेफ्रेनिन एक सॉल्यूशन होता है जो किसी भी सेल्स वगैरह को के में एक्सपेरिमेंट करने में, जिसमें उसमें कलर लाना है अगर, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। उस सेफ्रेनिन का इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ, थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतनी है कि जब हम लोग कवर स्लिप उसके ऊपर डाल रहे हैं तो कोई बबल्स ना आए, उस चीज़ की हमें सावधानी करके उसको हम लोग माउंटिंग विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल हम उसको आराम से कवर स्लिप डाल सकते हैं। आप इसमें टीचर की भी मदद ले सकते हैं। ये जो आप स्लाइड तैयार कर रहे हैं, एक टेम्प्रेरी माउंट कहलाता है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। कुछ दिनों के बाद ये ड्राई हो जाएगा। आपने पानी का यूज़ किया हुआ है, आपने सेफ्रेनिन का यूज़ किया, ड्राई हो जाएगा, इसलिए कुछ दिनों के लिए ही हो सकता है, इसलिए टेम्प्रेरी माउंट है, ठीक है। अब आप इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप इस स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से एनसीईआरटी की बुक में आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बहुत ही अच्छे से डायग्राम दे रखा है, जिसमें आप देखिए तो आप इस डायग्राम की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि ये डायग्राम पेपर में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम जैसे यहाँ पे आई पीस लिखा हुआ है, वहीं से हम लोग आई से देखते हैं। और कोर्स एडजस्टमेंट है कि आप एडजस्ट करके अपनी आइज़ के अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। फाइन एडजस्टमेंट में है, आर्म है जिसमें आप उसको पकड़ सकते हैं, लेंस है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस लिखा हुआ है, स्टेज है, क्लिप है, यहीं पे आपको अपनी बनाई हुई स्लाइड को रखना पड़ता है। ये पूरी बॉडी है इसकी, और यहाँ पे एक लेंस और मिरर रखा हुआ है, नीचे बेस है जिसके थ्रू ये अटैच रहता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये स्ट्रक्चर है। जब आप इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से अपनी ऑनियन पिल्स को देखेंगे तो आप चाहें तो उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। जब आप इसी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे किसी भी सीट पे, तो जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर आपको ऑब्जर्व होगा, जिसमें एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट नज़र आएंगे। सेल्स ऑफ ऑनियन पिल्स देखिए यहाँ नज़र आ रहे हैं, जिसमें हर कंपार्टमेंट एक छोटी छोटी, एक ब्लैक कलर की आपको स्ट्रक्चर या रेड कलर की स्ट्रक्चर नज़र आएगी, जिसको हम लोग न्यूक्लियस देते हैं, और पर्टिकुलर कंपार्टमेंट को ही हम लोग सेल्स का नाम देते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आप चाहें तो ये जो ऑनियन पील की जो आपने टेम्प्रेरी स्लाइड रेडी की है, वो आप डिफरेंट साइज़ के भी तैयार कर सकते हैं, और डिफरेंट आप चाहें तो और भी स्ट्रक्चर डिफरेंट मटेरियल्स के भी आप रेडी कर सकते हैं। देखते हैं, अगर आप इस छोटे छोटे कंपार्टमेंट की बात करें तो देखिए, अगर कि ये सारे कंपार्टमेंट एक दूसरे से देखने में लगभग एक जैसे ही नज़र आते हैं, है ना, लेकिन थोड़े मोड़े कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं। हम लोग और हम लोग अगर अलग अलग ऑनियन पिल लेते हैं तो देखेंगे उसमें कंपार्टमेंट की साइज़ भी अलग अलग मिलती है, और ये सारी चीज़ें हमें अंडर माइक्रोस्कोप ही नज़र आएंगी। हाँ, अगर आप सेम ऑनियन लेते हैं तो उनकी लगभग सेल्स की साइज़ सेम नज़र आएगी, लेकिन अगर आप डिफरेंट ऑनियन लेंगे तो आपके उसकी सेल्स की भी साइज़ अलग अलग, डिपेंडिंग अपॉन द किस साइज़ की है। यानी कि इससे हमें इतना तो पता चला कि ये जो ऑनियन पिल है कहीं ना कहीं से छोटे छोटे कंपार्टमेंट की बनी हुई होती है, और इसे ही हम लोग, इसी बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑनियन कह सकते हैं, और असल में इसी स्ट्रक्चर को हम लोग सेल्स कहते हैं। ठीक है, आप अंडरलाइन इस लाइन को कर सकते हैं कि दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर दीज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑनियन बल्ब। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स। नॉट ओनली द ऑनियंस बट ऑल द ऑर्गेनिज्म वी ऑब्जर्व आर मेड ऑफ। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि ऑनियन, बल्कि लाइफ में, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे सेल्स के ही बने हुए होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ सिंगल सेल के बने होते हैं और कुछ मोर देन वन सेल्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, ये बॉक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए।
जिसमें हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानकारियाँ दे रखी हैं। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। अभी आपने खुद देखा था 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स को की डिस्कवरी की। ही ऑब्जर्व द सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस, और उन्होंने किस में किया था भाई, कॉर्क स्लाइस में किया था विद द हेल्प ऑफ, उन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से किया था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से, ठीक है। लियोन हुक 1674 with the improved microscope discovered the free living cells in the pond water for the first time। पानी में, पॉन्ड वाटर में, ठीक है, पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल्स यानी कि खुद ही घूमते हुए फ्रीली सेल्स को लियोन हुक ने 1674 में डिस्कवर किया था। उस समय तक एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप यानी पहले से अच्छे माइक्रोस्कोप की जानकारी हमें मिल चुकी थी। इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर द न्यूक्लियस। अब उस सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, इसकी जानकारी सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने ली थी 1831 में। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पुरकेंजी, ठीक है, इन 1839 कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म आप देखोगे आगे, सेल्स के अंदर जितनी भी फ्लूइड स्ट्रक्चर होती है ना, वो सारे प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। उनको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, पुरकेंजी। पी फॉर प्रोटोप्लाज्म, पी फॉर पुरकेंजी, 1839 में। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द कंपोज्ड ऑफ द सेल्स एंड दैट ऑफ द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ वाज प्रेजेंटेड बाय द टू बायोलॉजिस्ट। बात है कि प्लांट और एनिमल्स सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो कंपोज्ड ऑफ सेल्स के ही बने होते हैं। और सेल क्या है, बेसिक यूनिट है लाइफ की। ये सबसे पहले टू बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था, प्रेजेंट किया था। Skeleton 1838 and the Shehwan on 1839. The cell theory was further explained by the Virchow। उसके बाद सेल थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाले विर्च्यू थे। उन्होंने कहा था कि सारे सेल्स जो होते हैं राइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि पहले कोई सेल्स होगा उसी से नए सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। ये हमारे कौन विर्च्यू साहब ने डिस्कवर किया था, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 इट वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स एंड द वेरियस। लेकिन 1940 में जब एक अच्छे माइक्रोस्कोप, वेल इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में हमें जानकारी मिल गई थी, उसकी डिस्कवरी हो गई थी, तब हमने सेल्स के फर्दर स्ट्रक्चर को भी जाना, जैसे कि सेल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल्स किस किस चीज़ का बना होता है, सेल्स में कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, उसके बारे में हमने तभी जाना। तो ये इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा, आपको इसके बारे में ज़रूर जानना है, क्योंकि ये एक एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा है मोर टू नो में जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप वर्ल्ड। जैसे ही मैग्नीफाइंग लेंसेज मतलब कि किसी भी चीज़ को बड़ा करके देखने वाली लेंसेज का इन्वेंशन हुआ सॉरी, तभी जो है माइक्रोस्कोप एक तरह से माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान सके। इट इज़ नाउ नोन द सिंगल सेल्स में भी कंस्टिट्यूट ऑफ ए होल। और तभी हमें ये पता चला एक सिंगल सेल भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हो सकता है, लाइक अमीबा, ठीक है। एक सिंगल सेल में हर एक वो चीज़ प्रेजेंट है जो कि उसकी लाइफ को चलाने के लिए ज़रूरी है। उसके एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, यानी कि अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल है, ठीक है, सिंगल सेल है। क्लैमिडोमोनास, परमेशियम एंड बैक्टीरिया, ये सारे एक सिंगल सेल्स हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉलोनिया, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल के बने होते हैं, एक सेल के बने होते हैं, उसे हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनि मतलब सिंगल। फिर से हम लोग देखेंगे एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर। उसके अलावा हम बात करें कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि ग्रुप ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है, और मिलकर एक सिंगल बॉडी बनाते हैं, और वो पूरे मिलकर एक पर्टिकुलर बॉडी का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, या तो आप सिंपल वे में जान सकते हो, एक सेल के बने हुए यूनिसेलुलर, एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए मल्टी सेलुलर, ओके। उसके एग्जांपल्स फंगी हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और भी बहुत सारे हैं, और साथ ही साथ में यूनिसेलुलर भी बहुत सारे हैं। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल्स। हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल सेल से ही बना हुआ होता है। असल में सिंगल सेल से फिर डबल होता है, डबल से और भी ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस द सेल्स ऑफ देयर ऑन काइंड, ऑल द सेल्स दस फॉर्म द एफे। तो इस तरीके से अगर सेल डिवाइड होता है, प्रोड्यूस करता है, तो अपने ही तरीके का दूसरा सेल्स का फॉर्मेशन करता है, और कोई भी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनाते हैं। वी कैन कैरी द प्रिपेयरिंग द टेम्पररी मोड्स ऑफ द लीफ पेल्स एंड द रूट्स ऑफ द ऑनियन और द इवन द पेल्स ऑफ ऑनियंस ऑफ द डिफरेंट साइजेस एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी। देखो इस तरीके से आप जो एक्टिविटी ऑनियन वाली आपने की थी, उससे आपको इतना तो पता चल गया कि आप अलग अलग ऑनियन के सेल्स की साइज भी अलग अलग होती है।
सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव द सेल्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स। कुछ तो ऑर्गेनिज्म में, एक ही ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, जिसमें आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे हैं। इट इज डेपिसिट सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। देखते हैं वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मूथ मसल्स, हमारे मसल सेल्स का पहला डायग्राम दे रखा है। उसके बाद ब्लड सेल्स है जो राउंड स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है आपको, नर्व सेल्स जो कि बहुत बड़ा होता है, और ओवम सेल्स जो राउंड लग रहा है, स्पर्म सेल्स है, ठीक है, बोन सेल्स है ये, और यहाँ पे ये फैट सेल्स के बारे में दे रखा है, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट ऑलरेडी होते ही हैं। The shape and the size of the cells are related to the specific functions of। किसी भी सेल का साइज या वो किस शेप का है वो डिपेंड करेगा कि आखिर वो काम क्या है उस सेल्स का। Some cells like the amoeba and have the changing shape। आप जानते हो कि एमीबा के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपनी शेप को चेंज करते रहता है, तो उसके सेल्स भी इसी तरह के होंगे। इन सम केसेस द सेल शेप्स कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड और द पेक्यूलियर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सेल्स। कहीं किसी में तो भाई सेल्स कैसे होते हैं, भाई बिल्कुल शेप उसकी फिक्स होगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता। जैसे कि नर्व सेल्स इज ए टिपिकल शेप है, उसका स्ट्रक्चर अभी आपने नर्व सेल्स देखा था यहाँ पर, देखिए ये नर्व सेल जो है बिल्कुल इसका ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि वो अपने फंक्शंस के लिए वो उसके इस शेप का होना जरूरी है। इच लिविंग सेल्स हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म द सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग। हर एक सेल्स का उसके पर्टिकुलर बॉडी में कुछ खास काम होता है, ठीक है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हाउ डज अ सिंगल सेल परफॉर्म दिस बेसिक। आखिर ये कोई भी सिंगल सेल अपने काम को कैसे पूरा करता है। आपने पढ़ा होगा कि डिवीजन ऑफ लेबर इन द हेमाटोसाइट सच एज अ ह्यूमन बीइंग। अब देखिए आपने ये तो जानते हैं ना कि हर एक आदमी अलग अलग प्रोफेशन करता है। जैसे अब डॉक्टर है तो किसी का इलाज कर रहे हैं, इंजीनियर है तो घर बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, और आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क वाले कंस्ट्रक्शन करते हैं, और हर एक का अपना काम डिवीज़न ऑफ लेबर बटा हुआ है। इन द सेम वे हमारे बॉडी में भी हर एक काम करने के लिए अलग अलग सेल्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि हम पैर है हमारा तो हम उसे चलते हैं, हाथ है हमारा तो हम उसे राइड करते हैं या फिर हम लोग फूड खाते हैं, आई से हम लोग देखते हैं। हमारे बॉडी में अगर पंपिंग ऑफ ब्लड है तो वो हार्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। स्टोमक पे खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ऐसे ही बहुत सारे काम हैं। इस तरीके से डिवीज़न ऑफ लेबर है जो कि हमको हर एक जगह दिखता है। उसी तरह सेल्स में भी वही काम है। सेल्स में भी अलग अलग सेल्स अलग अलग वर्क करता है। इनफैक्ट द सच सेल्स हैज़ गॉट द सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट्स इज नोन एज द सेल्स ऑर्गेनल। और इवन मतलब कि सेल्स के अंदर भी जो अलग अलग पार्ट हैं जिसके हम लोग सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, उसके भी अलग अलग काम हैं। आप आगे डिटेल पढ़ने वाले हो इसके बारे में। इच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल्स इन द सेल्स। अब कुछ ऐसे सेल्स के पार्ट हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं, जिनका कुछ काम होता है। जैसे कोई राइबोसोम्स कुछ बना रहे हैं, कुछ प्रोटीन बना रहे हैं, कुछ फैट बना रहे हैं, इनका अलग अलग काम होता है, ठीक है। कुछ क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल कर रहे हैं, और सेल्स जब और इन्हीं सब चीज़ों से मिल करके सेल्स जो है अपनी लाइफ और अलग अलग परफॉर्म करता है बेसिक फंक्शंस अपने लाइफ के। और ये सारा ज़्यादा कहीं ना कहीं से सेल ऑर्गेनल्स का काम होता है। और ये सारे सेल ऑर्गेनल्स मिल करके ही एक सेल का निर्माण करते हैं। यानी कि अगर बात किया जाए कि सेल की बेसिक यूनिट क्या है, तो वो सेल ऑर्गेनल्स हैं। It is interesting that all the cells are found to have the same organelles and no matter that the functions is and what। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में उनके हर एक सेल में हर एक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बेशक वो सेल्स का अलग अलग काम हो, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें हर एक तरह के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। तो आगे कुछ क्वेश्चंस भी राइज किया हुआ है। आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप आराम से इसके बारे में आप जान लोगे कि हु डिस्कवर्ड द सेल्स एंड हाउ एंड व्हाई इज द सेल्स कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स। देखते हैं सेल किस चीज़ का बना हुआ होता है और उसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, देखते हैं। वी सो अबव द सेल्स हैव द स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड द ऑर्गेन। अभी तुरंत हमने पीछे पढ़ा था कि सेल्स जो है छोटे छोटे स्ट्रक्चर का बना होता है जो वो अलग अलग फंक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं, अलग अलग चीज़ के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके हम लोग क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। अगर हम लोग सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंडर में अच्छे तरीके से देखें तो हमें उसके बारे में पता चल जाएगा। देखते हैं, वी वुड अक्रॉस द थ्री फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल्स। तीन चीज़ें तो बिल्कुल दिखेंगी ही हैं सेल में। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस और तीसरा है साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहरी लेयर है,
हालांकि हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको हल्का सा आपको बता दें प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। बाहरी लेयर है, न्यूक्लियस अंदर पाए जाते हैं और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में स्ट्रक्चर जो लिक्विड टाइप के सेमी लिक्विड टाइप के स्ट्रक्चर है वो से हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल्स एंड द इंटरेक्शंस ऑफ द सेल्स विद द इन्वायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। और ये सारी हमारे सेल्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है इन्हीं सब के कारण फॉर्म होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल्स दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल का सबसे बाहरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि बाहरी सेल के बाहर के एनवायरनमेंट को सेल के अंदर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है, ठीक है। एक समझ लीजिए एक लेयर है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द परमिट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब मटेरियल्स इन एंड आउट। देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है। इसका कारण ये है कि वो कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही एंट्री देता है सेल के अंदर आने की। हर चीज़ें अंदर आ जाएंगी इसके परमिशन नहीं है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है वो, यानी कि जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे अंदर आने देंगे, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे बाहर जाने देंगे, हर चीज़ को नहीं। इट एल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ द सम अदर मटेरियल्स, और साथ ही साथ में जो चीज़ें नहीं जानी वो बाहर नहीं जाएंगी। ये सब रोकने का काम किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली अभितरण। मैंने कहा इसी कारण, चूँकि ये किसी खास चीज़ों को ही अंदर और बाहर आने जाने देता है, इसलिए हम लोग इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सेल्स। अब बात है कि सब्सटेंसेस कैसे मूवमेंट होती है सेल्स में। सम सब्सटेंसेस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या, इस प्रोसेस के बारे में आपने पहले पढ़ा इस वर्ड को डिफ्यूजन? मैं आपको बताती हूँ डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन मतलब ट्रांसफ़र, डिफ्यूजन मतलब ट्रांसफ़र, यानी कि फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन। चाहे वो वाटर हो या किसी भी चीज़ का मटेरियल का जाना हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कहीं पे ज़्यादा मात्रा है कहीं पे कम मात्रा है। हाई से लो यानी कि किसी भी चीज़ का नेचर होता है, पानी का एटलीस्ट नेचर होता है, क्योंकि अगर अपने नेचर को बिल्कुल अपने बराबर करना चाहती है तो इसके लिए हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगी ना, लो से हाई में नहीं जाएगी, क्योंकि लो से हाई में जाएगी तो वहाँ लो वाला और कम हो जाएगा, तो इसलिए बाहर से हाई वाले से लो में जाती है। इसे हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो इन द सेम वे ट्रांसफ़र जो सेल्स में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ये भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अर्लियर चैप्टर, हमने पढ़ा था। We saw that there is a spontaneous movement of a substances from a region of the high concentration to where it is at concentration is low। मतलब कि अपने आप मूवमेंट होते रहता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है, सेल्स के अंदर। और समटाइम्स सिमिलर इज दैट द हैपन्स इन द सेल्स बट व्हेन द फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंस लाइक द CO2 एंड व्हिच इज अ सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्स टू द एक्सट्रीटेड आउट ऑफ द सेल। अब आप जानते हैं रेस्पिरेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज़्यादा हो जाएगी तो ये डिफ्यूजन, चूँकि बाहर कम है अंदर ज़्यादा हो गई, तो अंदर से बाहर हाई से लो की तरफ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू चली जाएगी, ठीक है। हाँ, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द CO2 इज द लो इन द कंपेयर टू द इनसाइड। तो वही बात है, अगर अंदर से बॉडी के अंदर अगर CO2 की मात्रा ज़्यादा है सेल्स के अंदर तो वो बाहर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि वहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। इन द सेम वे अगर बाहर अगर O2 की मात्रा ज़्यादा और अंदर कम है तो वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही वो बाहर से अंदर की तरफ, सेल्स के अंदर की तरफ आती चली जाएगी। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि डिफ्यूजन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस मटेरियल्स के लिए, और साथ ही साथ में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट की तरफ, या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। आप सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि पानी भी सेम डिफ्यूजन के प्रोसेस को ही फॉलो करता है। द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच रिएक्टिवली परमेबल इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। बहुत अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा। ऑस्मोसिस जस्ट लाइक अ डिफ्यूजन, लेकिन जब पानी वाटर का डिफ्यूजन हो जाए, ठीक है, with the help of selectively permeable membrane in the sense प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जब वाटर का डिफ्यूज़न हो जाए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में क्या फ़र्क है। The movement of the water across the plasma membrane is also called affected by the amount of the substance dissolved in the water। अब पानी कितना अंदर जाना है और कितना बाहर जाना, ये सारे के सारे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही
कंट्रोल होंगे कि कितना जाना है कितना, क्योंकि जब तक वो बराबर नहीं हो जाता इनका दोनों तरफ कंसंट्रेशन, वो आर पार होते चले जाएंगे। दस द ऑस्मोसिस द नेट डिफ्यूजन ऑफ द वाटर अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड द हायर सॉल्यूट टू द कंसंट्रेशन। ठीक है, इसी तरह इसका मतलब है कि ऑस्मोसिस का क्या मतलब हुआ कि वाटर का कंसंट्रेशन बराबर करना है आप इधर सेल के बाहर और सेल के अंदर। ठीक है, तो अगर हाई कंसंट्रेशन बाहर है तो अंदर आएगी, अगर अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो बाहर जाएगी। तो ये है what will happen if we put an animal cells or the plant cells into the। अब इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है, हम लोग उसको अलग अलग सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन में या फिर वाटर में इन वाटर में हम लोग डाल के देखेंगे। इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल्स हैज़ द हायर वाटर कंसंट्रेशन and the cell meaning that of the outside solution is very dilute and cell will gain the water by the osmosis which is known as the hypotonic solution। बिल्कुल देखते हैं 3 तरह के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग इसमें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। सबसे पहले हम लोग हाइपोटोनिक के बारे में बात करेंगे। अगर मान लिया किसी हम लोग लिविंग चीज़ को किसी ऐसे जगह पे पानी में रखते हैं जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन बाहर साइड ज़्यादा है और अंदर कम है, तो निश्चित बात है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस बाहर की कंसंट्रेशन और सेल के अंदर के कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए बाहर से पानी सेल के अंदर आएगा। ठीक है, और वो इतना आएगा जब तक दोनों तरफ का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए वाटर का। ऐसे प्रोसेस को हम लोग और या फिर ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें बाहर ज़्यादा वाटर का कंसंट्रेशन और अंदर कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ सेल की तरफ आएगा। इसके कारण क्या होगा कि आराम से पानी के मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अंदर चले जाएंगे और फिर एक बार जब इतना लेवल तक जाएंगे कि आराम से अब दोनों की तरफ जो है बराबर लेवल आ जाएगा। तो इस तरीके से इससे जो हमारा सेल्स उस पानी में डाल दिया जाएगा वो थोड़ा स्वेलअप हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वाटर का कंसंट्रेशन बाहर और सेल्स के अंदर दोनों ही बराबर हो जाए तो ना तो बाहर पानी जाएगी ना ही अंदर पानी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी सेम लेवल है दोनों। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। यहाँ पे अगर पानी अगर आर पार हो रही, जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम है। यहाँ पे सेल जो है जो पर्टिकुलर सेल जैसे अगर आप चाहो तो पोटैटो का छोटा टुकड़ा भी यूज़ कर सकते हो या फिर कुछ भी, तो वो बिल्कुल सेम रहेगा इनकी साइज भी। अगर लेकिन बाहर पानी की कंसंट्रेशन कम है और अंदर का पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, अंदर से पानी बाहर की तरफ सेल के अंदर से पानी बाहर की तरफ चले जाएगा। ठीक है, और कितना जाएगा, जब तक दोनों तरफ का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। इसे हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सेल जो आपका स्वेलअप ज़्यादा था वो अब श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, द ऑस्मोसिस इज स्पेशल केस इन द डिफ्यूजन इन द सेट, यानी कि कहीं ना कहीं से ऑस्मोसिस इज लाइक अ डिफ्यूजन की तरह ही है, लेकिन इसमें सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अलग अलग आप इसको अलग अलग सॉल्यूशन में डाल के आप इसका कर सकते हैं। आप एप्रिकॉट का इस्तेमाल करके भी सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी आप घर में भी कर सकते हैं। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड द मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन द वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। ज़्यादातर यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिंगल सेल वाले या फिर प्लांट जो होते हैं, वो पानी जो है ऑस्मोसिस के द्वारा इसी तरह गेन करते हैं, अपने अंदर बॉडी के अंदर लेकर के आ पाते हैं। एब्जॉर्प्शन द वाटर बाय द प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द ऑस्मोसिस। अगर प्लांट रूट, आप जानते हो कि प्लांट क्या होता है, प्लांट का रूट क्या होता है, सॉइल में जाता है और सॉइल में हम लोग पानी डालते हैं। ठीक है, तो अब सॉइल रूट के अंदर पानी इसी डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, इसी आप जानते हो कि यहाँ पे रूट आ गया। अब रूट आ गया तो रूट में क्या होगा, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होगा और बाहर पानी डाला, चूँकि रूट के अंदर पानी अगर कम आ गया है तो वो बाहर के जो हमने पानी डालते हैं ना गमले में या फिर पौधों में, वो रूट में ज़्यादा पानी का कंसंट्रेशन है और सॉइल में ज़्यादा कंसंट्रेशन और रूट में कम है, तो सॉइल से रूट की तरफ चला जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। डिफ्यूजन क्या प्रोसेस, डिफ्यूजन क्या है, एक तरह का एक्सचेंज है गैस का और वाटर का लाइफ इन द लाइफ ऑफ ए सेल्स, किसी भी सेल्स के लाइफ में। इन एडिशन टू दिस सेल्स, और साथ ही साथ एक बात बताइए, जब पानी अंदर आएगी, मान लें किसी सेल्स के द्वारा रूट के द्वारा पानी अंदर है, उसके साथ में अपने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी अंदर आ जाते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट, अलग अलग मॉलिक्यूल अंदर और बाहर जो है ट्रांसफ़र कर जाते हैं पानी के थ्रू भी।
और अब इस मूवमेंट के लिए एनर्जी की भी ज़रूरत होगी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इनफ्लेक्सिबल एंड इज़ द मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज़ अ लिपिड। आपको अब हमने ये तो देख लिया कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, लेकिन अभी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं देखा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, आपने देखा बाहरी मेम्ब्रेन है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल नेचर की होती है और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसको हम लोग लिपिड और प्रोटीन कहते हैं उसका बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किस चीज़ का है भाई? लिपिड का एंड प्रोटीन का बना होता है। और आपको बता दें कि आप ऐसे खुली आंखों से भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं देख सकते हो, इसको भी देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही जरूरत पड़ेगी। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन also enables the cells to the engulf in the other materials external materials such a process is called the। देखिए, आपने एमीबा के बारे में पहले भी पढ़ा है, क्लास 8 में, क्लास 7 में, क्लास 6 में पढ़ा है। एमीबा के यूनिसेलुलर प्राणी हैं, ऑर्गेनिज्म है जो कि एंडोसाइटोसिस के द्वारा बाहरी इन्वायरमेंट से अपने खाने को लेता है, ठीक है। उसमें स्यूडोपोडिया नामक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपने वैक्यूल होता है जिसके थ्रू जो है वो स्यूडोपोडिया को अपने खाने के आसपास करके वो इनगल्फ कर जाता है खाने को, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते थे, ठीक है। एक्वायर द फूड, इस प्रोसेस के थ्रू वो खा जाता है। तो कहीं ना कहीं से वो उसके बाहरी लेयर उसकी भी बनी हुई सेल मेम्ब्रेन की, तो वो क्या होती है? फ्लेक्सिबल नेचर की हो जाती है। तो इस तरीके से हमने सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको बता दिया है। तो आगे की जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आगे इस चैप्टर को समझेंगे। फ़िलहाल आप इसको फिर से रीड करिए और जो मेन पॉइंट मैंने बताया है उसको आप अंडरलाइन करके आप इसे पढ़िए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, बाय।